Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss 2018 previous questions from education subject. So ये आज हमारी लास्ट वीडियो बिफोर योर एग्जाम, ताकि आप लोग अब एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारे मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चंस हम रिवाइज कर चुके हैं फ्रॉम 2022 से लेके 2018 तक. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. सो क्वेश्चन क्या है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम के हिसाब से जो फिलोसफी एजुकेशन की वो क्या चीज इंक्लूड करती है, क्या करेक्ट रीजन देती है कि जो फिलोसफी है वो आपका ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है. फिलोसफी हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कंसेप्ट्स इन अ होलिस्टिक वे. फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. Philosophy helps in developing a better personality of prospective teachers. Philosophical analysis of educational concepts helps in developing a rational viewpoint. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. आपको मैं 30 सेकेंड्स दूंगी एज यूजुअल, जिस तरह से मैंने इस क्विक रिवीजन में आपको कराया है. आप आंसर मार्क करिएगा, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, सो टाइम्स अप. देखिए, फिलोसफी क्या एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है? नहीं. फिलोसफी हेल्प करती है हमें एजुकेशनल कंसेप्ट्स को कि हम अच्छे से समझें ना होलिस्टिक वे. फिलोसफी और एजुकेशन जो है टू साइड्स हैं एक ही कॉइन के. फिलोसफी हेल्प करते बेटर पर्सनैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव टीचर्स. यहाँ पर्सनैलिटी नहीं देखी जा रही है, यहाँ पर हम टीचर एजुकेशन करिकुलम को देख रहे हैं रिस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. ठीक है. फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए कोई लॉजिकल व्यू पॉइंट आप बनाएं. तो इसमें जो आपका बी, सी और ई ऑप्शन है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हैं. फिलोसफी जो एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, ये ऑप्शन गलत है. और जो बेटर पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और यहाँ पे इसकी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी. आप चाहे तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन करिकुलम के पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं. कुछ चीजें स्मॉल डी जैसे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, कंसेप्ट्स इन होलिस्टिक वे, आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? बी, सी एंड ई. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय अ टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन है उसमें किस चीज को रिफ्लेक्ट किया गया, टीचर किस चीज को एडवोकेट करता है. वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, वैल्यूज आर एसेंशियली कॉन्टेक्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेस. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन ये आपका एग्जिस्टेंशलिस्ट कौन होते हैं? जो सेल्फ के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं. ठीक है. तो वैल्यूज जो होंगी यहाँ पे कैसी हो जाएंगी? पर्सनल हो जाएंगी और सब्जेक्टिव हो जाएंगी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी भी दी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं. वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल. सो क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक. प्रेयर जो है एम्प्टी स्टमक से आप नहीं कर सकते, ऑफरिंग नहीं कर सकते. ये स्टेटमेंट किस स्कूल को सपोर्ट करता है? आइडियलिज्म को, नेचुरलिज्म को, प्रैग्मेटिज्म को, या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म को? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. यस, सो टाइम्स अप. ये करता है हमारा प्रैग्मेटिज्म को. प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, रियलिटी की बात करते हैं. तो ये है कि अगर आप भूखे पेट हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रेयर नहीं कर सकते. ये बात प्रैग्मेटिज्म कहते हैं. यहाँ पे इनकी थ्योरी भी दी हुई है. इनकी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल होती हैं. नो फाइनल और फिक्स वैल्यूज. इस सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने रीजंस दिए हैं कि कोई भी खाली पेट जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता प्रेयर में. सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स व्हिच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म. आपको बुद्धिज्म के हिसाब से बताना है कि कौन से कंसेप्ट्स की बात बुद्धिज्म करते हैं. अनेकांतवाद, विभाषिक, प्रबज्जा, संस्कार, स्वतांत्रिक और सय्यादवाद. बताइए क्या होगा बुद्धिज्म के हिसाब से करेक्ट आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. देखिए अनेकांतवाद और सय्यादवाद ये किसके हैं? ये हैं जैनिज्म के. ठीक है ना.
लेकिन वैभाषिक, पबज्जा, संस्कार, स्वतांत्रिक ये हैं आपके बुद्धिज्म के। तो आपका अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सिक्स जहां जहां होंगे, आप अगर उनको हटाएंगे तो आपका आंसर तभी अपने आप निकल के आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 तक ये आया है। कॉज ओनली, इफेक्ट ओनली, आपको फॉर्म ऑफ पॉजिशंस दिए हैं और मेटाफिजिकल एंटाइटीज दिए हैं, आपको उसके हिसाब से मैच करना है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। देखिए कॉज सिर्फ किसका होता है, हमारी प्रकृति का होता है। संख्या फिलोसफी डुअलिस्टिक फिलोसफी कहलाती है, जो पुरुष और प्रकृति की बात करती है और ये गॉड को नहीं मानती। ठीक है, और नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ना तो कॉज है ना इफेक्ट है, वो किसका है, पुरुषों का। कॉज और इफेक्ट होता किसका है, तन्मंत्रास का। फिर बचता है इफेक्ट, इफेक्ट किसका होता है, सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स का। तो इस तरह से जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है इनमें से जो असेंटेड नहीं होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह का क्वेश्चन 2022 में आया है, लेकिन वहां पे आपको क्या लगाने के लिए बोला था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को सीरीज में लगाने के लिए बोला था। और यहाँ पे है 2018 में यही क्वेश्चन। देखिए मैंने आपसे बताया था कि 2018 में 17 में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, वो आपको बताना है इस पॉइंट में। बताइए क्या होगा इन स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात होती है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की भी बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, लेकिन रिलीजन की, रीजनलिज्म की, रेशनलिज्म की बात नहीं करता हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो थर्ड एंड फोर्थ ही आपके करेक्ट आंसर्स हैं, विच इज योर थर्ड ऑप्शन। ये देखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये इसी सीरीज में आपको याद करना है, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंप्लाइज। आपको बताना है जो ये कहा जाता है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब सबको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये किस चीज को इम्प्लीकेट करता है। प्रोवाइड करना बुक्स और यूनिफॉर्म लर्नर्स को, प्रोवाइड करना रिसोर्सेज लर्नर्स को एज पर देयर एबिलिटी, इनकरेज करना लर्नर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ें जितने वो पढ़ सकते हैं, या फिर ऑप्टिमाइज करना उनकी लर्निंग कंडीशंस फॉर सक्सेस इन स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशंस, कि बच्चों के स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए। किस चीज की बात करते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वो आपको बताना है। सो या टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। देखिए इक्वलाइजेशन की बात क्या है जज की, उसके सब बच्चों को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सब लर्नर्स को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, इक्वालिटी के बेसिस पे मिलने चाहिए, जो उनकी एबिलिटी है सबको प्रोवाइड होना चाहिए लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अब ये नहीं कि जिस बच्चे के अंदर साइंस पढ़ने की कैपेबिलिटी है उसे आप आर्ट्स पढ़ाओ, या जिसके अंदर सिर्फ आर्ट्स पढ़ने की कैपेबिलिटी आप उसको साइंस दिलवा रहे हो, उसको प्रैक्टिकल्स करवा रहे हो। थोड़ा सा एबिलिटी के हिसाब से इक्वलाइजेशन देनी है, बच्चों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ये अगेन आपका डिसएडवांटेज सेक्शन पूछा गया इंडियन सोसाइटी का, आपको बताना है। ट्राइब्स, रिलीजियस ग्रुप्स, स्लम dwellers, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स, शेड्यूल कास्ट, सिटी dwellers। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखिए कौन कौन से होंगे आपके, सिटी dwellers नहीं होंगे आपके, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स भी आपके नहीं होंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा अब हमारा, ट्राइब्स, स्लम dwellers, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स और शेड्यूल कास्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछिए कंसेप्ट फॉर्मेशन की। कंसेप्ट कैसे फॉर्म होता है उस बेसिस पे आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। लिस्ट आपको ऑलरेडी दी हुई है, किस तरह से इस लिस्ट को अरेंज करना है वो आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैसे आप कंसेप्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिया, एनालाइज प्रॉब्लम, फेसिंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई। तो पहले आप क्या करेंगे, फेस करेंगे ना प्रॉब्लम को। जब आप फेस करेंगे प्रॉब्लम को तो फिर आप उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कुछ कॉमन एलिमेंट्स को। फिर आप परसीव करेंगे डिफरेंसेस को, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे नॉन कॉमन और कॉमन एलिमेंट्स को, और अंडरस्टैंड करेंगे उसकी फीचर्स को। तो इसके बेसिस पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैगनीज से पूछा गया, हायरार्की ऑफ लर्निंग पूछी गई है। करेक्ट लर्निंग सीक्वेंस आपको बतानी है। तो आई विश के आपको अच्छे से लर्न होगी, क्योंकि एग्जाम भी आपका करीब है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके। सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेस सॉरी हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ फिर काउंटडाउन आपका, ठीक है। सो आप आंसर लगाइए जल्दी से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। देखिए, जो इसमें सबसे हायर लेवल की लर्निंग होती है वो हमारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आती है आपकी रूल लर्निंग, देन चेन लर्निंग, देन डिस्क्रिमिनेशन, देन वर क्या था, वर्बल एसोसिएशन, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस लर्निंग। हाँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, वो सब आपका सब नीचे आ जाता है। सबसे नीचे क्या आता है आपका, सिग्नल लर्निंग। जो सबसे लोवेस्ट लर्निंग होती है वो होती है आपकी सिग्नल लर्निंग। के बाद आती है फिर आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, हाँ, वर्बल एसोसिएशन, सिग्नल लर्निंग। देन आती है आपकी एसआर लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो इस बेसिस पे आप आंसर देख सकते हैं कि आपका निकल के आ रहा है। फिर आती है आपकी चेन लर्निंग। चेन लर्निंग के बाद आती है आपकी कंसेप्ट लर्निंग, एक बार देख लेते हैं। ये रहा, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, राइट, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, मैंने तो हायर साइड से बताया था ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे। लेकिन ये जो ग्राफ चलता है ना, ये सिग्नल से नहीं चल, ऐसे चलता है ये मैंने सीधा लिखा हुआ है बिल्कुल। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगा सबसे हायर ऑर्डर होगा, सिग्नल लर्निंग होगा सबसे नॉर्मल होगा। यहाँ पे जो मैंने किया था, डिस्क्रिमिनेशन के बाद, वर्बल एसोसिएशन के बाद, चेन लर्निंग, एंड देन एसआर, एंड देन सिग्नल, यहाँ कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है, इस तरह से। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, डिफेंस मैकेनिज्म का रोल पूछा गया, हाईलाइट। कि आप डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब स्टेटमेंट में कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, कि आप कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हो। लिस्ट आपको दी है, आपको इसका करेक्ट आंसर्स बताने हैं। Giving time to solve problems that might otherwise may overwhelm us, ensure करना wellness lifestyle, side track करना issues को, unconscious use to comfort, to promote comfort level in life situations, facing the challenges straight away, offering explanations which are plausible। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। देखिए क्या होगा इसका हमारा आंसर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया स्टेटमेंट में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, गिविंग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट माइट अदरवाइज मे ओवरवेलम अस। इससे पहले कि वो बढ़े, उससे पहले आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, टाइम दे उस प्रॉब्लम को। अगर आप वेलनेस लाइफस्टाइल को इंश्योर करेंगे तो एडजस्टमेंट वाली बात तो आती ही नहीं है, तो ये अपने आप ही कट ऑफ हो जाएगा आपका। ठीक है, साइड ट्रैक करना इशूज को ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, एडजस्टमेंट काम करिए कि आप इशूज को साइड ट्रैक करें, बहुत ज्यादा रिएक्शंस ना दें। ठीक है, फिर आता है आपका अनकॉन्शियसली यूज करना कंफर्ट लेवल को, अनकॉन्शियस, दैट मीन्स आप बहुत एहतियात के साथ चीज़ों को यूज कर रहे हैं, लेवल को। फेसिंग द चैलेंजेस स्ट्रेट अवे, अगर आप एकदम फेस स्ट्रेट अवे फेसेस को, चैलेंजेस को फेस करना है तो डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज नहीं करें। आप वहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, विच आर प्लॉजिबल। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। वैसे भी इसमें सेकंड ऑप्शन की वजह से चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी, तो सेकंड ऑप्शन भी अगर आप काटते हैं तो आपका अल्टीमेटली आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडिग्म की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द, इसके अंदर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो आपको बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या फिर नंबर ऑफ सी एस यूएस पेयरिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के हिसाब से जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है वो आता है नंबर ऑफ टेम्पोरली कंटीन्यूअस सी एस यूएस पेयरिंग्स। कंट्रोल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेगेटिवली स्क्यूड कर्व दिया हुआ है, ऑब्टेन्ड आफ्टर टेस्टिंग स्टूडेंट। तो करेक्ट इन्फ्रेंस आपको बताना है, डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट कैसा होगा आपका, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, ना इजी होगा ना डिफिकल्ट होगा, या फिर कोई स्टेटमेंट बनती ही नहीं है टेस्ट के बेसिस पे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइम्स अप। अगर आपका कर्व जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो इजी है। नेगेटिवली स्क्यूड है दैट मीन्स कि जो ये टेल है ना, टेल किस तरफ है आपकी, नेगेटिव डायरेक्शन है ये आपका। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर जो है वो एवरेज से ज्यादा आए हैं, और आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरफ ज्यादा है, और मीडियन जो है वो ज्यादा हो गया आपका। मीन के कंपैरिजन में मीडियन जो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन्स कि जो आपका टेस्ट का जो लेवल था वो मीडियम था, और स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अच्छा, एवरेज से ज़्यादा नंबर स्कोर किए, एवरेज से ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो पास हुए हैं। टेस्ट जो था आपका इजी था, और बहुत कम स्टूडेंट्स के कम नंबर आए हैं। इससे ये पता चलता है, अगर कर्व आपका नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है, सो दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो ईजी था। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होता तो टेस्ट आपका डिफिकल्ट होता। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। पार्सिमोनी किसे बोलते हैं, एम्पिरिसिज्म किसे बोलते हैं, प्रिसिजन, ऑब्जेक्टिविटी, टर्मिनोलॉजी भी अगर आपको पता होगी तो आप इन्हें बहुत आसानी से मैच द फॉलोइंग में मैच कर सकते हैं। तो पहले आप इसको लगाइए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। देखिए, अब इसमें क्या है, सेट वन गिवन है आपको, सेट टू गिवन है। सेट वन में पार्सिमोनी, पार्सिमोनी क्या होता है कि सिंपल और एक्सप्लेनेशन वाली चीजें जो होती है, एक्सप्लेनेशन जो होती है जब सिंपल होती है और पॉसिबल होती है। इम्प्रेसिज्म जो एक्सपीरियंस बेसिस पे होती है। प्रिसीजन जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ऑब्जेक्टिविटी जो सब मतलब जिसके अंदर बायसनेस ना हो बिल्कुल भी। तो ये आपका जाता है बहुत इजीली सेकंड ऑप्शन के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च शुड नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल बायसनेस। डी का सेकंड ऑप्शन एक ही में गिवन है। पार्सिमोनी, एक्सप्लेनेशन शुड बी सिंपल एज पॉसिबल। एम्पिरिसिज्म की बात अगर हम करते हैं, नॉलेज शुड बी ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। प्रिसीजन, स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो इस तरह से आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। देर इज अ मैक्सिमम स्कोप ऑफ चेंज इन करिकुलर कंटेंट्स बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मैक्सिमम स्कोप होता है चेंज करने का करिकुलर कंटेंट्स को, बाय द स्टेट बोर्ड कर सकता है बहुत इजीली, उनके पास मैक्सिमम स्कोप होता है करिकुलर कंटेंट को चेंज करने का। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल, या फिर ग्रास रूट मॉडल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखिए, ये होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, स्टेट बोर्ड की बात जा रही है, और स्टेट बोर्ड का मतलब क्या है, टॉप डाउन अप्रोच होती है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में। ये आपका क्वेश्चन है यूनिट 9 से, जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, टाइप्स ऑफ पावर दी हुई है और इनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर और एक्सपर्ट पावर। आपको आंसर बताना है, पहले आप आंसर बताइए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखिए, कोर्सिव पावर क्या चीज होती है, यहाँ पे मैंने ना पूरा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कोर्सिव पावर होती है कि एबिलिटी हो ना कि किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस को दिया जाए बिना परफॉर्म के, थ्रेट करना, पनिशमेंट, फोर्सफुल जिसे हम कह सकते हैं, कोर्सिव पावर होती है आपका फोर्सफुल। रिवॉर्ड पावर, जब आप रिवॉर्ड्स दे रहे हैं लोगों को, अच्छी चीजें दे रहे हैं, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे आप उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। फिर आता है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर क्या होता है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, डिसीजंस वही लोग लेते हैं।
एक्सपर्ट पावर, दैट मीन्स जिसके पास पूरी नॉलेज होती है, जो एक्सपर्ट होता है वर्क में, जिसके पास अपना कंप्लीट एजुकेशन और एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, विच इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। तो कोर्सिव पावर फोर्सफुल वाली बात करते हैं, परसीव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉट परफॉर्मिंग। रिवॉर्ड पावर, जहाँ सब लोग उसको लाइक भी करते हैं, उसके अंदर लोगों को दिल जीतने की क्वालिटी होती है। लेजिटिमेट पावर, द परसेप्शन दैट डिसीजंस टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर आर अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ रोल असाइंड। एक्सपर्ट पावर, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये सी के हिसाब से आया बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लीडर के बिहेवियर्स दिए हैं और स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको दी हुई है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, टाइम्स अप। हाई टास्क लो रिलेशनशिप, ये होता है हमारा टेलिंग स्टाइल में। सेलिंग स्टाइल कैसा होता है? हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। एक बार देख लेती हूँ मैं सही लगा रही हूँ ना। ये सिचुएशनल अप्रोच है हमारी। यस, मैं सही थी। टेलिंग स्टाइल हाई टास्क हाई रिलेशनशिप होता है सेलिंग स्टाइल में। हाई रिलेशनशिप लो टास्क होता है कंसल्टिंग स्टाइल में। और जो डेलीगेटिंग स्टाइल होता है इसके अंदर दोनों रिलेशनशिप भी और टास्क भी दोनों लो होते हैं। देखिए, ये हमारा सिचुएशनल अप्रोच है लीडरशिप की। इसके अंदर टेलिंग स्टाइल आप पढ़ते हैं, इसमें टास्क ओरिएंटेड होते हैं और रिलेशनशिप पे लीडर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है उस पर वो बिल्कुल फोकस नहीं करते। ये जो लीडर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होते हैं। और जो आपके सेलिंग स्टाइल वाले लोग होते हैं ना, ये टास्क ओरिएंटेड तो होते ही हैं, इन्हें टास्क को अचीव भी करना होता है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयर्स के साथ, उनकी विल के साथ ये काम करें, तो इसलिए इनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी अच्छा होता है। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है ना वो कोशिश करता है कि बस मेरे ना इमेज खराब ना हो एम्प्लॉयर्स के साथ, उनके साथ बना के चलता है, टास्क ओरिएंटेड नहीं होता। तो इसलिए लो हाई रिलेशनशिप होती है लेकिन टास्क लो होता है। डेलीगेटिंग स्टाइल में ना, भाई ठीक है तुम्हें जैसे काम करना है करो, ना उस रिलेशनशिप से मतलब होता है ना उसको टास्क से मतलब होता है, तो लो टास्क और लो रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जो इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग कौन सी है इनमें से। स्टेटमेंट्स जिनमें से इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग कौन सी स्टेटमेंट्स बता रही हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। देखिए, द टीचर डिसाइड्स व्हाट टू टीच, टीचर सोच रही है कि मुझे पढ़ाना क्या है। इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग क्या होती है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रही है। द टीचर ऑर्गेनाइजेज लर्निंग टास्क एंड मॉनिटर टाइम, टीचर बच्चों को पढ़ा भी रही है और उनको मॉनिटर भी कर रही है कि जो उसने पढ़ाया वो उन्हें समझ में आ भी नहीं है, आ भी रहा है कि नहीं। टीचर टेक्स अ प्लान रिपीटेशन, टीचर क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, देख रही है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, जहां उसे लग रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम है वो बार बार रिपीट कर रही है। तो ये भी आपका इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग हो गया। लर्निंग आउटकम्स आर डिटरमाइंड कब होते हैं, जब आप टीचिंग करा चुके हो, इंटरेक्टिव का पार्ट ये नहीं होगा। टीचर कीप स्टूडेंट्स मैक्सिमली ऑन टास्क एंड मिनिमली ऑफ टास्क, इसका क्या मतलब हुआ, टीचर कोशिश करी कि बच्चे क्लास में कंटिन्यूअसली उसके साथ इंटरेक्ट करें, ऑन टास्क रहें, ऑफ टास्क ना हो। तो ये भी आपका इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग हो गया। तो बी सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ड्यूचीन, ये क्वेश्चन आया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से। ड्यूचीन किस टाइप का, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिस्ट्रॉफी है, या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम्स अप। ड्यूचीन क्या है हमारी, ड्यूचीन एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो जनरली, ज्यादातर कहते हैं इसे प्राइमरी बॉयज इफेक्ट होते हैं। ये ज्यादातर अराउंड एज ऑफ 4 में होती है। और इसमें क्या होता है, मसल्स में प्रॉब्लम होती है, मसल्स की वजह से वीक हो जाती है, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, थाइज और पेल्विस की जो मसल्स होती हैं। डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। इसको ड्यूचीन सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो आए थे आपके 2018 में, इसलिए मैं ये सब लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन 2022 में अभी रिपीट हुआ है रिसेंटली। दिस इज द रीजन। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। यस, बताइए एस्टिग्मेटिज्म क्या चीज होती है।
एस्टिग्मेटिज्म होता है जब आपको दिखाई देना कम हो जाए, ब्लर दिखाई दे और आपका जो कर्व है कॉर्निया है वो बिल्कुल अनइवन हो जाए। ग्लूकोमा क्या होता है, जब आपके जो फ्लूइड्स होते हैं ना, आंखों के अंदर जो पानी होता है वो सूख जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एस्टिग्मेटिज्म होता है आपका। फिफ्थ ऑप्शन हाइपरोपिया। हाइपरोपिया क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म है हमारा। हाइपरोपिया होता है आपका कहीं ना कहीं दूर का दिखाई देना कम हो जाता है कॉर्निया का फेल होने की वजह से। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये क्या कहलाता है आपका, डीजनरेशन हो जाना, जगह रेटिना का जो डीजनरेशन हो जाता है, ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट आंसर है, यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका आया है, आपको कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताना है जो कि इनहेंस करते हैं टीचर क्वालिटी को, और ये स्पेशली किससे रिलेट करते हैं, आपके इन सर्विस टीचर एजुकेशन के हिसाब से। बताइए, इंडक्शन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पेडागोजी कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, या फिर माइक्रो सिमुलेशन फॉर पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसेज। क्या होगा करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, तो इन सर्विस में जब आप आ चुके हैं एजुकेशन, अपनी जॉब में आ चुके हैं, तो आप इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है, और माइक्रो सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज को टीचिंग प्रैक्टिस के लिए माइक्रो सिमुलेशन कराया जाता है, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपका ए बी एंड ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पीडागोजी फाउंडेशन कोर्सेज इन सर्विस में नहीं होते, प्री सर्विस में होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। आज हमारा लास्ट वीडियो थी, बिकॉज कल आपका एग्जाम एजुकेशन का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।